ताज़ा अपडेट यह है कि प्रयागराज में कॉल्विन अस्पताल में स्कैनिंग के बाद अतीक और अशरफ के शवों को वापस स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया है और हमारे संवाददाता वीरेश पांडे वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वो हमें ताज़ा अपडेट देंगे कि फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। वीरेश। हाँ भाई, क्या देखिए, जो शव है अतीक और अशरफ वो यहाँ से ले जा चुका। हमारे साथ रूबिका हैं, उनसे भी पूछता हूँ कि आखिर उस पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से वो देख रही थी, तो आपने जो देखा अशरफ और अतीक के शव को यहाँ से ले जाया जा चुका है। यहाँ जो आक्रोश देखा लोगों में उसको भी आपने सुना, वहाँ मौजूद थी। आपको पूरे जो यहाँ की खामोशी है, जो बात है, वो पूरा परिप्रेक्ष्य है, उसको किस रूप में व्याख्या करें? देखिए, टेंशन तो है माहौल में, इसलिए क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में, जब पुलिस की रिमांड में ये दो कुख्यात अपराधी थे, तब कोई बिल्कुल नज़दीक से आकर कनपट्टी पर आपके बंदूक लगाकर आपके भेजे को उड़ा देता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो आदमी के जहन में 10 तरीके के सवाल आए हैं, उन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। और वो किसको दे रहे होंगे? वो तमाम हुक्मरान जिनके मातहत ये सिक्योरिटी और ये कानून व्यवस्था के तमाम इंतजाम आते हैं। और इसीलिए आप देखिए, कल देर रात तक योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक करते रहे, बैठकों का दौर जारी रहा। आज 4 घंटे तक उन्होंने सारे ज़िलों के एसपी और डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उनसे बाकायदा ये राब्ता कायम किया कि देखिए, जो हुआ है उस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन आगे कुछ भी नुक्ते भर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मैं जितने भी लोगों से, प्रयागराज में मेरा ये तीसरी मर्तबा आना हुआ है, मैं जितनों से भी कह रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि संडे ऐसा सुनसान बीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन इलाकों में रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े हैं, ख़रीदारी, ईद आने वाली है, तो यहाँ ख़रीदारी होती है। संडे ये मेरे ख्याल से आखिरी संडे होगा। पहली बार आप भी रोज़े पे हैं? हाँ, और आप देखिए कि मतलब ईद अब आने को है, तो तैयारियाँ करनी है, ख़रीदारी करनी है। लेकिन ऐसे में इस तरीके का जब वाकया हो जाता है तो लोगों के मन में ज़रूर टेंशन है। लेकिन कानून व्यवस्था अब तक आप देख सकते हैं, अभी जो कल का एपिसोड है के बाद कोई भेदने में ऐसी कोई अनहोनी वाली घटना नहीं आई है। सारे के सारे जो हैं वो पुख्ता तरीके से एकदम अलर्ट मोड पे नज़र आ रहे हैं। और इस बीच मुझे भी बुलाया जा रहा है क्योंकि 3:30 बजे का हमारा विशेष बुलेटिन है। आप एबीपी गंगा के दर्शकों को जानकारी दीजिए और फिर एबीपी न्यूज़ पर मैं आपसे कुछ जानकारी जो है वो साझा करवाऊंगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से रूबिका को आपने सुना कि किस रूप में यहाँ का माहौल है, क्या आबो हवा है, किस रूप में यहाँ के लोगों में एक खामोशी है। राजेंद्र, आपने सुना कुछ विद्रोह था, कुछ लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ तरीके का भ्रम है। मोहम्मद मोइन, आप एक्सरे जो अभी अतीक और अशरफ का जो एक्सरे है उसकी खोज में अंदर चले गए थे, खोजी पत्रकार हैं आप, तो जो आपने खोज किया है अतीक और अशरफ में, तो मुझे जो जानकारी सोर्सेस मिली है, अतीक के सीने में 3 बुलेट्स अटकी हुई थी और एक खोपड़ी में बुलेट्स जो है अटकी हुई थी। अशरफ की जानकारी क्या है और अतीक के बारे में और बेहतर जानकारी क्या है, एबीपी गंगा के दर्शक जो लगातार इस बात के पूरे भरोसे के साथ कि एबीपी गंगा पर पहले खबर, सबसे बड़ी खबर यहीं मिलेगी, क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर अभी हम अंदर गए थे, हमने अपने सोर्सेज से ये खंगालने की कोशिश की कि क्या अतीक और अशरफ के शरीर में बुलेट फंसी हुई थी, गोलियां धंसी हुई थी। तो सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों के शरीर में जो है वो जो बुलेट है वो फंसी हुई थी। लेकिन संख्या कितनी थी, नंबर्स कितने थे, वो अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन दोनों के शरीर में कुछ गोलियाँ फंसी हुई थी, कई गोलियाँ जो हैं आर पार हो गई थी, वो निशान थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। कुछ गोलियाँ फंसी हुई थी, ये आइडेंटिफाई किया गया है और एक सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम हाउस भेज दी गई है। वहां पर सीएमओ की मौजूदगी में वो लिफाफा खोला जाएगा और जो पैनल में शामिल डॉक्टर्स हैं पोस्टमार्टम करने वाले, वो इस रिपोर्ट को खोल करके उन जगहों से बुलेट निकालेंगे। उसके बाद उसे फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उसे एविडेंस के तौर पर रखा जाता है। और जब वो केस का ट्रायल शुरू होता है तो उसमें ये बहुत बड़ा आधार बनता है, आधार बनाता है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं। अभिषेक, छात्र जीवन से अतीक चकिया, अतीक पहलवान को आपने सुना है, देखा है, जाना है, इस शहर को फील किया है, महसूस किया है, इस पर कविता लिखी है, आपने शायरी लिखी है, लेकिन जो खामोशी आप नखास के इस कोने में महसूस कर रहे हैं, एक विद्रोह है, एक तरीके से यहाँ पर कुछ न बोलने की जो बात है उसके पीछे का विद्रोह भी है। बिल्कुल, देखिए वीरेश, ये जो इलाका है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और ये जो खुसरो बाग से लेकर के आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं,
आप सोचिए कि इस इलाके को इतना खामोश देखा ही नहीं है हमने। इधर से आएंगे तो ये प्रयाग जंक्शन से आगे बढ़ते हैं, खुसरोबाग से, करेली का इलाका। और अभी आप सोचिए, मैं अभी करेली के अंदर गया था, अबू बकर मस्जिद की तरफ उधर गया था। ये सारे इलाके हैं जो हम जब यहाँ से जाते थे तो ऐसी यहाँ पर आप इस समय में आप गाड़ी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन सन्नाटा है, एक अंदर से डर है, खदशा है। और उसके पीछे वजह समझिए, यहाँ क्या हो रहा है कि अब लोकल नेटवर्क पर निगाहें टिक गई हैं कि मददगार कौन थे। अभी आपसे बात करने से पहले मैं आया था, ये केन काटजू मार्ग जो है, यहाँ पर जो लॉज है, यहाँ पर 4 ऐसी लॉज मिली हमको वीरेश, जहां से पुलिस ने डीवीआर बरामद कर ली है, जहां पर तलाशा जा रहा है कि कौन आया था, रुका था, मददगार कौन है। तो अब ये पूरा जो इलाका है ये इस खदशे में है, इस आशंका में है कि किस पर सुई चुभ जाएगी आकर के। चूंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, आप जानते हैं वीरेश, यहाँ पर रेकी की गई है, चीज़ें पहले से एक एक चीज़ जो है कैलकुलेट तरीके से पूरा स्टेप लिया गया है। तो उसमें एक बड़ा नेटवर्क, स्लीपर सेल, बहुत सारी बातें हैं। तो ये पूरा इलाका जो है ये पहचान में नहीं आ रहा है। इसकी जो शक्ल हमने देखी थी, उस शक्ल का एकदम विपरीत खांचा इस समय दिखाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा हुआ है। जी राजेंद्र। जी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं वीरेश, हमने मोइन की बात भी सुनी, हम अभी अभिषेक की बात भी सुन रहे हैं और ये महसूस भी कर रहे हैं सवेरे से, बल्कि कल रात से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभी जो आपने बात की है स्थानीय लोगों से, उसमें उनके भीतर का जो गुस्सा है, उनके भीतर जो असंतोष है, जो तनाव है इस इलाके में, उसको बहुत साफ साफ हम सब ने महसूस किया और हमारे दर्शकों ने भी देखा है। लेकिन अब आगे प्रशासन और पुलिस वहां पर क्या कर सकते हैं? अब जबकि थोड़ी देर में पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और अतीक और अशरफ के शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा वीरेश वहां पर प्रशासन के लिए। देखिए राजेंद्र, जब असद का सुपुर्दे खाक किया जा रहा था और गुलाम को किया जा रहा था, उस वक्त भी शहर में बेहद तनाव था और जो शहर के जो मुख्य जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, वो पूरी तरीके से फ्लैग मार्च कर रहे थे। आज अभी आपने देखा विद्रोह की स्थिति किस रूप में थी, लोग किस तरह से अपनी खामोशी को तोड़े और जब तोड़े तो पूरी तरीके से बरस पड़े। तो ये जो नखास कोना, जो जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि हमेशा गाड़ी चलाना, यहाँ मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। ये करेली का खुलदाबाद इलाका, करेली इलाका, ये नखास कोना, ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका जो बहुत ज़्यादा भीड़ भरा इलाका है और अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। अभी जिस तरीके से सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे, टेलीविजन स्क्रीन पर भी अब उन्होंने अपनी बातों को, अपनी नाराज़गी को व्यक्त किया, तमाम तरह की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी और हल्का बल प्रयोग किया, फिर एक सन्नाटा जो आप यहाँ भी पुलिस को देख सकते हैं। और जिस तरीके से जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा अभिषेक उपाध्याय, अतीक अहमद और अशरफ को 44 साल की जराइम की दुनिया की बादशाहत कह सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी ताल्लुक़ रखा हूँ। तो ऐसे में जब नाम लोग कहते थे कि चकिया से हूँ, चकिया की रंगबाजी और एक तरीके से बोलबाला चलता था। यूनिवर्सिटी में अगर कोई कह देता था कि चकिया वाला, कहते भैया इससे दूर रहो, ये चकिया वाला है यार, इससे ना सटो यार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहते थे यार चकिया वाला है, इससे सटो ना यार, कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़े हो, पढ़ने आए हो, कहीं देवरिया से आए हो, गोरखपुर से आए हो, बलिया से आए हो, पढ़ लिख लो, ये चकिया वालों से न लड़ो। तो ये जब अतीक और अशरफ को दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो जिस तरीके से यहाँ खामोशी है, तनाव है, एक अंदर का गुस्सा है, वो क्या रूप होगा? देखिए, अभी आप जो शहर की बात कर रहे थे वीरेश, अगर आपने कहा चूंकि उसको बयां करने के बाद, तो अगर आप इजाज़त दें एक शेर के ज़रिए बयां करूं, तो वो यही कहानी है कि शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफ़े हैं, आवाज़ में छाले हैं। तो आवाज़ में ऐसे छाले पड़े हैं कि लोग बोलने से कतरा रहे हैं। और यहीं से पढ़ा हुआ मैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ मैं, आपने जिस अतीक के टेरर की बात की वो दौर देखा है। अतीक अहमद के मैंने इंटरव्यू किए हैं, अतीक अहमद से वैसे भी बातचीत होती रही है, और वो जब पढ़ता था उस ज़माने में हमारे विश्वविद्यालय में ये स्थिति थी कि अतीक अहमद का नाम लेकर के, पता नहीं उनका संपर्क अतीक से अभी हुआ भी रहा होगा, लेकिन वो नाम डाल करके बीच में मामलों का रफा दफा हो जाता था, नाम पे कब्जे हो जाते थे, अतीक अहमद का आदमी है और वहाँ कब्जा, वो दौर देखा। और आप सोचिए वीरेश, 6 साल से अतीक अहमद जेल में है और इस 6 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हो गए 6 साल में, जबकि वो जेल में है। तो जेल से रहते हुए साम्राज्य किस तरह से एक्टिव था, किस तरह से काम कर रहा था, ये सारी बातें उभर करके सामने आई हैं। और एक इलाहाबादी शब्दों में चकिया वाले बोलते थे, मैंने उसको लिख लिया क्योंकि वो इलाहाबादी बात करने का तरीका है। हमका नहीं जानत को हो काबे, चकिया के हैं। हमको ना ही जानत हो काबे, हैं काबे वाली जो भाषा है, हमको ना ही जानत हो काबे, चकिया के हैं।
जानत नहीं हो हम चकिया के हैं। ये आप जो जिस भाषा को बता रहे हैं इसको सुनते सुनते यहाँ आपने पढ़ाई की है और बम मार देवे इतनी बमबाजों का जो अड्डा पूरा होता था यहाँ से लेके कटरी तक। अभी एक जो इसमें किरदार है गुड्डू मुस्लिम बमबाज, तो जो बमबाजों का पूरा एक गिरोह हुआ करता था। हम विद्यार्थी जीवन में बमबाज शामिल थे। बमबाज कहाँ बम मार के चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यही शहर है पूरे प्रदेश में, और हम कह सकते हैं उत्तर भारत में। मैं दक्षिण भारत का तो दावा नहीं कर सकता, उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जो बमबाज कल्चर से अभी भी अछूता नहीं है। और बमबाजी तो यहाँ के रग रग में है, बदमाशी में है। छोटी सी छोटी बात पे हाथ में चलते हुए बम बनाना और बम को पटक देना और उठा के फिर भाग लेना। और इस जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें बम तो ऐसे चलाया जा रहा था जैसे रंग जब हम खेलते हैं होली में तो गुब्बारे में जब रंग भरते हैं तो उठा के फेंकते हैं, उस तरीके का वो कल्चर था। और एक बात मैं और बताऊं वीरेश, इन सब के अलावा बम ब्रांडिंग का हिस्सा हो गया था। ये तो बम मार रहे हैं, बातों से बम मार देते थे। बम गिरा भी नहीं है लेकिन बम की धमकी देने से ही उनका काम चल गया। मतलब वो टेरर था। टेरर जब ब्रांड में तब्दील हो जाता है तो यही होता है। तो जरूरी नहीं होता कि एक्चुअल उसकी शक्ल दिखाई पड़े, उसका ब्रांड ही चल जाता है। तो वो ब्रांड ने देखा। आप सोचिए, अभी मैं नाम ब्रांड था लेकिन बमबाज ब्रांड था। अभी मैं बात करके आया हूँ, ये जो हॉस्पिटल है इसकी जो SIS हैं, सुपरिटेंडेंट इन चीफ हैं डॉक्टर नाहिदा, उनसे मैं बात करके आया हूँ और उन्होंने बताया, आप सोचिए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन तक को ये नहीं बताया गया था कि यहाँ अतीक और अशरफ को लाया जाना था। आप सोचिए, अतीक और अशरफ को लेकर किस तरह के खदशे और अंदेशा हैं। शाहगंज थाने से 10 मिनट पहले फोन आता है, एक दिन पहले, कि अतीक अशरफ को लाया जाना है। कल तो फोन ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं रहता है। मतलब इतने सारे अंदेशे थे कि अतीक अशरफ को आप लेकर के आएंगे तो कहाँ से क्या हो जाए, वो सूचना कहाँ चली जाए। अभिषेक, ये जो इलाका है नखास कोने का, यहाँ अतीक को, चाहे उसकी छवि जो भी हो, अतीक को लोग यहाँ प्यार करने वाले थे। जिस तरीके से यहाँ गुस्सा का इजहार कर रहे हैं लोग, अपनी बातों कह रहे हैं, 18-19 साल के लड़के जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उससे गुस्सा साफ। बोले हमारे नेता को, अतीक पहलवान को, अतीक चकिया को, इस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। और ये इस इलाके का, करेली का इलाका हो, खुलदाबाद का इलाका हो, चकिया का इलाका हो, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका हो, और जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ मौजूद हैं, वहाँ का तो वो बेताज बादशाह था। अतीक अगर पेशी पे आता था और ऐसे घूर के देख लिया तो सारे जो गवाह थे बदल जाते थे, भाग जाते थे और कोना इधर उधर झांकने लगते थे। वो खौफ हमने भी देखा है। और ऐसे अतीक का नाम, अतीक से बड़ा कोई नाम इस इलाके में था नहीं। और हम कह सकते हैं कि न केवल अतीक और मुख्तार ये प्रतीक हैं माफिया। दाऊद इब्राहिम की हम बात नहीं करते, लेकिन हम अगर राष्ट्रीय स्तर के इन माफियाओं की बात करें तो इनका कोई सानी नहीं। बिल्कुल। और देखिए, अतीक अहमद कितनी बार विधायक बना और फूलपुर से चुनाव जीता लोकसभा का। फूलपुर आपको याद होगा वीरेश, जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ से सांसद हुआ करते थे, जहाँ से राम मनोहर लोहिया ने चुनाव लड़ा, वो जीत नहीं पाए, लेकिन वो लड़ाई जो थी नेहरू जी और लोहिया जी की, वो इतिहास में दर्ज है। उस जगह से अतीक अहमद सांसद होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई माफिया हो या जो भी, लेकिन उसका एक मास बेस ना हो, ये हो नहीं सकता है। और मास बेस होता है। हमने अतीक अहमद ही नहीं, इसके पहले के तमाम माफियाओं की हमने कहानी देखी है, इंक्लूडिंग मुख्तार अंसारी के भी। मैं कल मैं गाजीपुर में था, मोहम्मदाबाद की तरफ ही था, वहाँ पर जो हमने देखा अफजाल और मुख्तार का, उनका भी एक मास बेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके अपने समर्थक ना हो। तो ऐसा है कि 89 में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। ये मऊ से जब लड़ता है मुख्तार अंसारी तो निर्दल चुनाव जीतता है। निर्दल चुनाव जीतता है सारी पार्टियों को धत्ता बता के। ये पार्टियों में तब गए जब इन्होंने अपना निर्दल जीत के अपने रसूख को दिखाया, दबदबा को दिखाया। वो वक्त था, 80 का दशक था, जब इन्होंने ये तय कर लिया कि नेताजी के पीछे नहीं घूमना है बल्कि खुद नेता बन के दिखाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये क्लियर हो गया कि अपने दम पे वोट ना, अपनी सीट ही नहीं बल्कि कई सीटें प्रभावित कर सकते हैं। वीरेश, 1-2 सीट की बात नहीं है, कई सीटों पे असर डालते हैं। उसके बाद होड़ हो गई। आप सोचिए, आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मतभेद भी हो गया था इस मुद्दे को लेकर। एक जमाना वो भी था कि अतीक को देना है कि नहीं देना है, लेकिन अतीक अहमद का बाल बाका नहीं हुआ। अतीक का वो काफिला जब कानपुर जाके वो नॉमिनेशन करता है तो वो हमर, वो रोल्स रॉयस, वो मर्सिडीज, वो BMW, वो ऑडी, उस जमाने में जब लोग देखते नहीं थे, ये दिल्ली और मुंबई के में बड़ी ये गाड़ियां दिखती थी। उस जमाने में 100 गाड़ियों का काफिला कानपुर गया था। उसका विजुअल आज भी ABP नेटवर्क के पास है। कभी कभी हम भी चलाते हैं कि प्रयागराज का रंगबाज, ऐसे बहुत सारे ऐसे शो हमने किए हैं जिसको उसमें हम दिखाते हैं। तो वो रंगबाजी, वो आलम, उसकी व्याख्या आसान नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी बिल्कुल आसान नहीं। और अभी आज जो खदशे हैं
ये इंटरनेट क्यों बंद किया गया वीरे साहब, समझिए ये इंटरनेट बंद कर देना एक क्राइम सीन यहाँ क्रिएट हुआ जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन उस क्राइम सीन के चलते पूरे शहर में अंदेशे हैं, पूरे प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर 144 लगी हुई है, डीजीपी की लगातार डीजीपी की मीटिंग, सीएम खुद कमान संभाले हुए हैं। तो आप समझिए कि मामला कितना सेंसिटिव है। और अतीक अहमद का जो नेटवर्क है तो पाकिस्तान तक उसकी तलाश चल रही है, तो उसके इम्प्लीकेशन कितने गहरे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह मायने रखती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे फिल्म बनी थी दिग्मांशु धुलिया का, हासिल हॉस्टल में, एंजा हॉस्टल में शूट हुई थी, मेरे सामने ही हुई थी वो शूट, मैं वहाँ पर था। और दिग्मांशु धुलिया जो हैं वो मेरे एंजा हॉस्टल के सीनियर भी हैं, तो हमारे सामने की शूटिंग थी। और वीरेश वो उस पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं सामने लाती है, हालांकि वो उसका दायरा विश्वविद्यालय था, लेकिन विश्वविद्यालय का दायरा हो, मेडिकल कॉलेज का दायरा हो, एयरपोर्ट का दायरा हो, रेलवे स्टेशन का दायरा हो, अतीक अहमद का हर दायरा वहाँ घुसा हुआ था। हर उसके शिष्य उसके नाम पर वहाँ घुसे हुए थे, वहाँ रोजी रोटी चलती थी। कोई ऐसा दायरा, छात्र नेता अतीक के नाम पर चुनाव लड़ते थे। हासिल जो फिल्म बनी है वो सच पे बनी है, सच्ची कहानी पे बनी है, बहुत शानदार मूवी है। और कैसे बनी है उसमें उस अपराध जगत को भी दिखाया है। अपराध में पीछे से बैकअप किसका था? अतीक अहमद का। बिल्कुल अतीक अहमद का बैकअप था। और देखिए अभी जो बात चल रही है वीरेश की, पॉलिटिकल लिंक खंगाले जा रहे हैं। आप सोचिए अगर पॉलिटिकल लिंक की तलाश हो गई तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे। हम आप कम से कम यहाँ पर 1 महीना रुक जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर वो टर्न आउट होने शुरू हो गए। इसके पीछे के किरदार कौन हैं? वो गाना सुना ना, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इतने चेहरे हैं। और देखिए हम एक बात और कहनी पड़ेगी, हम बात करते हैं सपा बसपा की, अपना दल की बात करनी चाहिए। अतीक अहमद का जो लिंक है इसकी व्यापकता देखिए। विदेश 3 चेहरे जो सामने आए हैं कल रात को, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनको कोर्ट में पेश करने की खबर आ रही है। उनको कोर्ट में आज ही अभी प्रस्तुत करने की खबर आ रही है। इस बाबत कोई जानकारी आपके पास वीरेश? देखिए खबर तो आ रही है, आपने चूंकि इस बात को पूछा है, अभी ये खबर आ रही है कि जो तीनों हैं, अरुण मौर्य, सनी और जो बांदा के तिवारी जी हैं, उनको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे पूछताछ लगभग ख़त्म हो चुकी है, जो खबर है। और बड़ी खबर है कि उनसे पूछताछ लगातार रात से चल रही थी, वो पूछताछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मोहम्मद मोइन एक खबर आ रही है कोर्ट के हवाले से कि जो तीनों हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज नहीं बल्कि अब से कुछ देर के बाद कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें से जो 2 शूटर है वो पुलिस कमिश्नर का जो कैंप ऑफिस है वहां पर पूछताछ की जा रही है, जबकि एक अन्य शूटर जिसका नाम लवलेश तिवारी है, जो बांदा का रहने वाला है, जिसको गोली लगी हुई है, प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो ले जाए जाने की स्थिति में होगा तो उसको हॉस्पिटल से ले जाया जाएगा, नहीं 2 लोगों को कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट से कहा जाएगा कि वो किसी से भेजकर हॉस्पिटल में वेरीफाई करा लें और वहीं से उसका जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी रिमांड जो है वो बनवा दें। तो बहुत मुमकिन है कि आज पुलिस जो है इन तीनों आरोपियों का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाएगी। 14 दिनों के लिए ये लोग जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस आज इनकी अपनी कस्टडी में मांगेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुलिस आज कस्टडी रिमांड नहीं मांगेगी, 2-4 दिन के बाद मांग सकती है, क्योंकि पुलिस तब ये कहेगी कि हमारे पास ये आधार हैं, हमें इन बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, हमें ये जानकारी मिलनी है। तो इस बात की संभावना कम है कि पुलिस आज अपनी कस्टडी में मांगेगी, लेकिन आज इन्हें अब से कुछ देर के बाद जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए आमतौर पर हत्या का मामला है तो ट्रेडिशनली इसको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, कोर्ट बंद रहती है। लेकिन छुट्टी के दिन एक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं और रिमांड मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड स्वीकृत करते हैं और उसके बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है, मुमकिन है, ये संभावना है कि पुलिस पूछताछ के लिए इन्हें अपनी कस्टडी में मांग सकती है, 7 से 14 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। लेकिन इसकी बात की संभावना कम है कि पुलिस आज ही कस्टडी रिमांड मांगेगी। बहुत संभावना इस बात की है 2-4 दिन के बाद इनकी कस्टडी पुलिस मांग सकती है। ठीक है वीरेश, एक बात तो तय है, आपने राजन सुना, विस्तार से बता रहे थे मोहम्मद मोइन। बिल्कुल बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। एक तो ये कि कुछ समय ले सकती है पुलिस रिमांड मांगने में, इसकी संभावना ज्यादा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।